हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। हम लोग ये जो बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके मैथ क्लास लेकर आए हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके आंसर थ्योरी के साथ। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा आपको कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं आए। आप अगर कोई और थ्योरी नहीं भी पढ़ते हैं तो इससे ही आपका इतना रिवीजन हो जाएगा कि आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 आने वाला है तो ये जो मैथ क्लास है ये किन वर्गों के लिए है। देखिए, अभी हम सबसे पहले ये चीज़ें बता देना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि जो 9-10 का मैथ होता है या 6 to 8 में जो मैथ पूछता है या वर्ग 1 to 5 में पूछता है, सभी में लगभग मैथ एक ही प्रकार का होता है। मतलब हम लोग को सिलेबस जो होता है मैक्सिमम हम लोग को देखने को मिलता है, जो अगर हम लोग पढ़ते हैं बुक 6, 7, 8, 9, 10, ये जितना भी इसमें मैथ का हम लोग बुक होता है 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9, 10 क्लास और 10 क्लास, इतना ही से मैथ पूछा जाता है, इससे अलग नहीं आता है। या तो आप जनरल मैथ का बात करें 1 to 5 में या 6 to 8 में या 9, 10, या जो सब्जेक्ट वाला मैथ होता है हमको पता है कि 9, 10 का बात करते हैं तो 80 नंबर मैथ का क्वेश्चन 80 क्वेश्चन मैथ का रहता है। तो 80 जो मैथ का क्वेश्चन रहता है वो 10 क्लास से बाहर का नहीं रहता है, उसी को थोड़ा सा लेवल क्या कर देता है, हाई कर देता है। थोड़ा सा 11 का पार्ट कहीं कहीं पर आ जाता है तो 6 to 8 में भी देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं कि 9, 10 है तो 11 वाला पार्ट नहीं आता है। तो जो भी आएगा हम लोग ये सब के सब हम लोग जनरल स्टडी के तहत ही हम लोग सारा चीज़ों का डिस्कशन कर लेंगे। और ये जितना भी क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, लेकिन आप कितना फास्ट बना पाते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। कि आप किसी भी एग्ज़ाम कोई भी दे रहे कंपटीशन का एग्ज़ाम, तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात यही रहता है कि आप क्वेश्चन को कितने तेज़ी से बना रहे, कितने कम समय में उसको आप आंसर निकाल पा रहे। बस यही बात ध्यान में रखना है, तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। इसलिए हम सारे मैथ को ये क्लास वाइज ही क्या होगा, हर एक क्लास वाइज आपको डिस्कशन कर दिया जाएगा। या 1 to 5 में जो मैथ पूछा जाता है, या 6 to 8 में, या 9, 10 में जो मैथ पूछा जाता है। हाँ, 11, 12 का इसमें नहीं ले रहे, इसलिए 11, 12 का पूरा पार्ट ही अलग हो जाता है, उसमें वो हम लोग वो अलग से ही पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन के साथ हम लोग का क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर किसी को मैथ उतना नहीं भी आता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बता दिया जाएगा, क्वेश्चन ही समझाया जाएगा, साथ में कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तो इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कोई भी मान निकालने के लिए नहीं दिया है। क्या दिया है, किसी ठोस को जब एक आकृति से दूसरे आकृति में बदलते हैं तो उसके दौरान आयतन क्या होता है। देखिए, जब भी कोई ठोस आकृति को एक उसका आकृति जब बदलते हैं, मतलब कहने का मतलब जब उसका आकृति में परिवर्तन करते हैं तो उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मेरे पास अगर कोई मान लेते हैं, मेरे पास हम एक क्या किए कि प्लास्टिक का एक हम आकृति बनाए, जो कैसा आकृति था, बेलनाकार आकृति था। ठीक है, और इसी प्लास्टिक को पिघलाकर अब क्या बना दिए, एक कोन की आकृति बना दिए। इसका जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो इस केस में अगर इसी आकृति को चेंज करके ये आकृति बनाए हैं, इसी आकृति को पिघलाकर जब ये आकृति बनाए हैं तो ये दोनों का आयतन जो होगा क्या होगा, इसका जो आयतन होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसके आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं तो दोनों का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अपरिवर्तित रहेगा, रिमेन अनचेंज हो जाएगा। ठीक, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, ABC 3 बिंदु है जिसका कार्तीय निर्देशांक दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC
और तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। अगर हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं जिससे एक त्रिभुज ले लिए। अब अगर इस त्रिभुज का हम लोग बात करते हैं, त्रिभुज का तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। ये वाला निर्देशांक ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो 1, -1 दिया हुआ है। बी का निर्देशांक दिया हुआ है 3, -4 दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है 5, 7। निर्देशांक ज्यामिति जो हम लोग पढ़ते हैं 10 क्लास में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये त्रिभुज जो है पूछा है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा कि समकोण त्रिभुज होगा। एक से अधिक भी ऑप्शन हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए एक तो तय है कि अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा तो समकोण नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसलिए समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हाँ, संधिबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकता है। संधिबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं, संधिबाहु त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये भी देख सकते हैं कि समकोण है कि नहीं। समकोण देखने के लिए बहुत सारे तरीका है। या सबसे पहला तरीका क्या है कि तीनों का लंबाई निकाले, ए बी बी सी और ए सी। सबसे पहले यही हम लोग यूज करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे क्या, तो दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग जान लेते हैं, तब जाके यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट जानने के लिए चलिए हम एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले ही हम चर्चा कर दिए कि जो भी कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग डिस्कशन करके ही आगे बढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ये निर्देशांक ज्यामिति का है, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। जब दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहता है, मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है x1, y1, अगर एक दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है x2, y2। तो अगर हमको दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है कि A और B के बीच की दूरी क्या है, AB बराबर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं दूरी बराबर। तो दूरी बराबर जो सूत्र निकल के आता है वो सूत्र क्या होता है, तो इसको याद रखना है, x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। या x2 - x1 लिखे या x1 - x2 लिखे, दोनों से कोई अंतर नहीं आने वाला है, इसलिए दोनों का क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर रहेगा तो x1 - x2 लिखे या x2 - x1 लिखे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो यही दूरी फार्मूला होता है। सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था जो अभी हम लोग क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पर पहले चलेंगे और तभी जाकर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे कि क्लियर ढंग से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पे। तो हम लोग को करना क्या है कि ये तीनों दूरी निकालना है। तीनों दूरी कहने का मतलब है कि ए बी, बी सी और ए सी। सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। अभी दूरी का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। दूरी के लिए क्या ध्यान में रखना है, देखिए जब ए बी निकालना है तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, या ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, इसको x1 y1 मान सकते हैं। आंसर में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। क्लियर है। चलिए देखिए हम इतना समझा रहे हैं तब जाकर टाइम लग रहा है, तो क्वेश्चन बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है कि बच्चे को पूरे कॉन्सेप्ट देना है कि आगे ऐसा क्वेश्चन है तो किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और इसके बारे में जानकारी भी। सबसे पहले यहाँ पर यही एज्यूम किया जाएगा, ये x1 y1 इसको मान के चलेंगे, ठीक, और इसको x2 y2 मान के चलेंगे। सब में वैसे ही मानना पड़ेगा, तो बस इतना ध्यान में रखना है। तो अभी फार्मूला क्या पड़े, x2 में से x1 को हटा के स्क्वायर करना है, मतलब 3 में से 1 घटाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला के साथ 3 - 1 के स्क्वायर, फिर प्लस करना है
ये y2 में से y1 घटाना था, मतलब -4 में से -1 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस होता है साइन और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1k²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, डायरेक्ट लिख दिए। -4 + 1 कितना आएगा, -3 आएगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव तो साइन खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या करना है, BC निकालना है। अब BC निकालने के लिए क्या काम करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अब ये वाला x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको x1 y1 मान के चलते हैं, इसको x2 y2 मान के चलते हैं। तो फार्मूला के हिसाब से ये x2 होता है पहला वाला, तो इसमें से इसको घटाना है। तो 5 में से 3 घटेगा कितना, तो 5 माइनस क्या लिखाएगा 3k² प्लस y2 - y1 का मतलब -7 में से -4 को घटाना है। फिर से माइनस यहाँ पर होगा और -4 लिखेंगे, घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। बात को ध्यान में रखना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब -7 + 4 कितना बचेगा -3, फिर से -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये रूट के अंदर फिर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 13 आ गया। ये BC निकल गया। अब बचा एक और दूरी AC, तो AC अब निकालते हैं। AC के लिए भी सेम फार्मूला यूज होगा। चलिए इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ध्यान दीजिए, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो फिर से x2 में से x1 घटाना है तो क्या हो जाएगा 5 - 1k² प्लस y2 में से था, मतलब क्या है कि -7 में से क्या घटाना है, -1 को घटाना था, माइनस माइनस फिर से यहाँ प्लस हो जाएगा तो द होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 में से 1 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, प्लस -7 + 1 कितना बचेगा -6 और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इस तरह से अब इसको जोड़ेंगे तो 36 और 16 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो ये 52 आ जाएगा। हमको पता है कि 52 का कुछ रूट से बाहर निकलेगा, इसलिए 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 × 4 क्या लिख सकते हैं, 13 चौका कितना होता है 52 और 4 रूट से बाहर निकल सकते हैं, 4 का रूट कितना होता है 2 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 13। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 2 लंबाई बराबर आ रहे हैं, AB और BC 2 बराबर आ रहे हैं, लेकिन AC बराबर नहीं हो रहा। अगर तीनों बराबर होता तो कौन हो जाता, समद्विबाहु हो जाता। लेकिन 2 बराबर आ रहे हैं मतलब क्या हो गया, तीनों बराबर तो समबाहु हो जाता और 2 बराबर हो गया तो क्या हो गया, तब जो 2 भुजा त्रिभुज के बराबर होता है तो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब ये समकोण भी बन सकता है। समकोण बनने का कंडीशन क्या होता है कि जब जो लंबा वाला भुजा होता है उसका स्क्वायर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, समकोण का कंडीशन क्या होता है, जो बड़े वाला भुजा होता है उसका स्क्वायर। तो बड़ा वाला भुजा क्या AC, तो AC का स्क्वायर कर लेते हैं सबसे पहले। यही सबसे बड़ा है, ये दोनों तो समान है। तो ये सबसे बड़ा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√13 का स्क्वायर करना है। ठीक, 2 का स्क्वायर सभी को पता है कि 4 हो जाएगा, √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, 13 जो कितना आएगा 52 आएगा। तो ये AC का स्क्वायर कितना हो गया 52। 2 भुजाओं को क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना रहता है। अगर वो दोनों बराबर आ जाता है त्रिभुज क्या बन जाता है, समकोण बन जाता है। तो इसका वर्ग करके तोड़ दो, तो ये भी √13 है, √13 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी √13 है तो √13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, यहाँ पर भी 13 हो जाएगा। 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर 13 आ रहा है, जो कि AC के बराबर, AC स्क्वायर के बराबर नहीं हो रहा। अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो ये समकोण हो जाता। अच्छा, यहाँ पे एक और डिफिकल्टी क्या आ रहा है, थोड़ा सा समझना है। एक और डिफिकल्टी क्या आ रहा है उसको समझना है। यहाँ पर ये 2 लंबाई तो बराबर हो रहा है, त्रिभुज, पहले ये त्रिभुज ही नहीं होगा। त्रिभुज होने का एक और कंडीशन होता है। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया गया है, वो यहाँ पर बराबर आ गया तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज मार के हम लोग आगे निकल जाते। लेकिन त्रिभुज का एक कंडीशन क्या होता है, जब तीनों भुजा का लंबाई बराबर होता है तो त्रिभुज का कंडीशन होता है कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ABC किसी त्रिभुज के भुजा की लंबाई है, जिसमें से कोई भी 2 भुजा का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तीसरा के बराबर नहीं,
बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो भुजा अगर जोड़ते हैं तो तीसरा वाला से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखिए, अगर ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो ये भी √13 ये भी √13 जोड़ के कितना हो जाएगा, 2√13 हो जाएगा। तो ये दोनों का योगफल क्या AC से बड़ा हो रहा है? क्या AC कितना आया था, 2√13 आया था। तो इससे ये बड़ा नहीं हो रहा है, इसके बराबर हो जा रहा है। इस कारण से ये त्रिभुज ही नहीं होगा, इस कारण से ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं तो ये तो त्रिभुज ही नहीं होगा। तो इसमें से न समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, समकोण कोई नहीं होगा। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपका माइंड शार्प रहेगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तब। अगर इस प्रकार का आप क्वेश्चन नहीं किए रहेंगे तो गलती करने का पूरी तरह से चांसेस बनता है। यहाँ पे ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा। इस तरह का भुजा जब दिया है, ये हम लोग बोल सकते हैं संरेखीय बिंदु हो गया। कैसा बिंदु है ये? संरेखीय बिंदु है। इसलिए किसी भी दो भुजाओं का योग अगर तीसरे भुजा का बराबर होता है तो वो बिंदु एक ही लाइन में होता है और त्रिभुज का निर्माण नहीं करता है। त्रिभुज का निर्माण करने के लिए ये कंडीशन यहाँ फुलफिल होना चाहिए। किसी भी कोई दो भुजा, मान लेते B + C लिख दिए तो A + C का भी मान किससे बड़ा होना चाहिए, तो B से बड़ा होना चाहिए। किसी भी दो भुजा का योग तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर वो त्रिभुज बनता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये भी मस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ये बोर्ड में भी देखने को, बोर्ड क्लास 10 के बुक में भी आपको देखने को मिलता है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा है कि नहीं पूछा हुआ है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात यहाँ पे किया जा रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 150 बादाम की बर्फी है। देखो, दो प्रकार के बर्फी बनाए गए, काजू का और बादाम का। काजू का बर्फी 420 है उसके पास और बादाम का बर्फी 150 है। वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो। मतलब ढेर लगाना चाहता है, लाइन बाय लाइन, एक के ऊपर एक सरियाना चाहता है। और जब एक के ऊपर एक सरियाएगा तो सब लाइन में समान होना चाहिए, ऐसा उसको सरियाना है। और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे, ऐसा भी होना चाहिए कि क्षेत्र भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सब में समान मात्रा में बर्फी आना चाहिए। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या पूछा है। देखिए, इसमें ढेरों की संख्या पूछा है, कितना ढेर ऐसा बनेगा। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे पास थोड़ा सा छोटा एक चीज़ लेकर चलते हैं, छोटा में क्या लेकर चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मेरे पास दो प्रकार के बर्फी है, थोड़ा समझने की अच्छे से कोशिश करना है। एक मेरे पास ये ब्लू कलर के बर्फी ले लेते हैं, ये ऐसे ले लेते हैं। इसकी संख्या हम क्या कर देते हैं, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 वो कर देते हैं। और एक ग्रीन कलर के बर्फी लेते हैं जिसकी संख्या मेरे पास कितना है, 4 है। अब हम चाहते हैं इस बर्फी को एक के ऊपर एक सरियाना, लेकिन सारे पंक्ति में समान होना चाहिए। लाइन लगवाना है लेकिन सारे पंक्ति में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आपको कम से कम लाइन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइन बढ़ जाए, क्षेत्रफल इसका कम घेरना चाहिए, तो कम से कम लाइन होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, कोई बच्चा बोलेगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब आ जाते हैं इसके हल के ऊपर। हम क्या करते हैं, पहले लाइन में कोई बच्चा बोलेगा कम से कम लाइन अगर लगाना है तो पहले लाइन में, अब देखिए ऐसा नहीं कि एक लाइन में या तो काजू रखेंगे तो काजू ही होना चाहिए, एक लाइन में बादाम रखते तो बादाम ही होना चाहिए। तो वैसे ही एक लाइन में अगर ब्लू वाला को रखते तो एक लाइन में ब्लू वाला ही होना चाहिए, और एक लाइन में अगर ग्रीन वाला को रखते तो ग्रीन वाला। अगर कोई सोचेगा कि चलिए एक लाइन में 4 गो पहले क्या कर दिए, ब्लू वाला को रख दिए, अब ब्लू वाला बच जाएगा 2, तो 2 गो तो यहाँ खाली रह जाएगा, तो खाली भी नहीं रहना चाहिए, खाली भी नहीं रहना चाहिए। अगर हम 3 3 का ढेर लगाते हैं
तो देखिए एक लाइन में तो 3 गो हो जाएगा, फिर इसके ऊपर 3 गो रख देंगे, एक दूसरा पंक्ति बन गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ग्रीन वाला, अब इसके ऊपर अगर ग्रीन वाला 3 गो रखते हैं, ये ढेर लग रहा है, तो फिर से एक ग्रीन वाला क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चौथा पंक्ति में एक ही रह जाएगा, लेकिन सारे पंक्ति में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये भी कॉन्सेप्ट काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आखिर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए अगर हम दो दो का लेते हैं तो पहले पंक्ति में 2 गो रख दिए, फिर दूसरे पंक्ति में 2 गो रख दिए, फिर तीसरे पंक्ति में 2 गो रख दिए, ब्लू वाला देखिए 6 हो गया। अब यहाँ पे ग्रीन वाला को रखते थे, पहले पंक्ति यहाँ पे ग्रीन वाला चौथे पंक्ति में रख दिए, ये 5वें पंक्ति में रख दिए। अब ये पूरा पंक्ति की संख्या कितना हुआ, पूरे पंक्ति की संख्या कितना हुआ, तो देख सकते हैं पूरे पंक्ति की संख्या कितना है। तो ये 1 2 3 4 5, टोटल 5 पंक्तियों में क्या हो गया, इसको सजा दिए। अब देखिए एक एक करके भी लेक्चर रख सकते हैं, लेकिन एक एक करके रखेंगे तो पंक्ति की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है, कम से कम क्षेत्र घिरे, मतलब कम से कम पंक्ति बनना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम ऐसे तो निकालते रह जाएंगे तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों को जो संख्या दिया रहता है उसी का अगर एलसीएम ले लेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में उतना ही आएगा, प्रत्येक पंक्ति में क्या होगा, उतना ही उसकी संख्या होगा। दोनों का क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आएगा वही प्रत्येक पंक्तियों की संख्या निकल के आता है। एलसीएम जो निकाल लेंगे वही प्रत्येक पंक्ति में उतना ही बढ़ के रखा जाएगा, जितना एलसीएम आता है। देखिए ये 6 है और ये 4 है, दोनों का सॉरी एलसीएम बोल दी, सॉरी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का एचसीएफ लेंगे। जो एचसीएफ निकल कर 4 और 6 का एचसीएफ कोई पूछेगा तो क्या होगा, 2 होगा। इसीलिए प्रत्येक पंक्ति में कितना कितना सजाना है, 2 2 को सजाना है। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है पंक्तियों की संख्या क्या होगा, तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे एक प्रत्येक पंक्ति में 2 2 को रखना है। जब प्रत्येक पंक्ति में 2 2 को रखना है तो करना क्या है कि हमको कितना पंक्ति बनेगा, ये दोनों का योगफल से क्या कर देना है, भाग कर देना है। 6 और 4 कितना होगा, 10, 10 में 2 से भाग कर दो तो वही प्रत्येक पंक्तियों की संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ एचसीएफ निकाल कर नहीं छोड़ देना। एचसीएफ ये बताता है कि प्रत्येक पंक्ति में कितना हम लोग मिठाई रखेंगे, लेकिन पंक्ति कितना बनेगा, ढेरों की संख्या पूछा, इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या पूछा है, मतलब कितना पंक्ति बनेगा। तो उसके लिए पूरा में क्या करना होगा, जो एक पंक्ति में पता चल गया तो पूरा से क्या कर देना होगा, पूरा दोनों को जोड़ कर उतना से भाग कर देना होगा। तो चलिए ये दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का एक बचपन में बहुत आसान तरीका पढ़ते हैं कि 150 में क्या करें, 420 से भाग कर दें। तो कितना बार में जाएगा, 450 बार में 300, 300 450 जाएगा, लेकिन 450 तो आएगा नहीं, 2 ही बार में भाग लगाना पड़ेगा। तो ये 300 होगा, 300 में ये कितना बच जाएगा, तो 120 बचेगा। फिर 120 को क्या करते हैं, इससे इसको भाग करते हैं। ये एचसीएफ का नियम होता है। ये एक बार में जाएगा, अब कितना बचेगा, तो यहाँ पे 30 बचेगा। फिर से इसको इससे भाग करेंगे तो ये अब शायद कट जाएगा, 4 ये 12, 4 बार में चला जाएगा 120। ये जब यहाँ पे कट के ये 0 बच जाता है, शेषफल जैसे 0 आ जाता है तो यही इसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इस तरह से एचसीएफ इसका कितना निकल के आ गया, 30। तभी बताए कि हमको क्या निकालना है, ढेरों की संख्या निकालना है। तो ढेरों की संख्या हम लोग ये नहीं जानना कि एक पंक्ति में या एक ढेर में कितने मिठाई थे। एक ढेर में 30 मिठाई होगा, लेकिन कितना ढेर बनेगा वो बताना है। ढेरों की संख्या निकालने के लिए भी क्या बताए कि जितना मिठाई है, मिठाई कुल मिठाई कितना है उससे क्या करना है, एक पंक्ति में जितना मिठाई होगा उससे भाग कर देना है। ये दोनों को जोड़ के टोटल मिठाई निकल जाएगा, इसको 30 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ये कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 0, 5 2 7, 5/30। ये 0 से 1 0 कट जाएगा और 3 से 57 कितना, तो 19 या 57 हो जाएगा। तो इस तरह से ढेरों की जो संख्या निकल के आया कितना आ गया, ये 19 निकल के आया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा अगर थोड़ा रोचक और बनाना चाहता तो ऑप्शन में 30 भी हो सकता था, दे देता। और जैसे 30 देता बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे गलती करके आते और ऑप्शन 30 आंसर लगा के आते। इस बात को भी ध्यान में रखना, जब भी आप बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे तो आपको बहुत माइंड शार्प रखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, नहीं तो गलती होने का बहुत सारे चांसेस बनता है। अभी तो ऐसा कंडीशन आ चुका है कि अगर आप मैथ अगर आपको अच्छे से आता है, मैथ में अगर आप नंबर उठाते हैं,
मैथ में इतना चीज़ है कि मैथ में अगर नंबर लाते हैं तो आपको नंबर लाना बीपीएससी टीचर एग्जाम में बहुत आसान हो जाता है, इसलिए कि ये फिक्स हो जाता है कि ये सही ही है अगर आपको मैथ बनाने आता है तब। 80 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको टारगेट लेना पड़ेगा कि 80 में 80 सही हो, या 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो सके लेकिन उससे ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप सिलेक्शन में नहीं आने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये रैखिक समीकरण से दिया है, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन दिया गया। देखिए, लीनियर इक्वेशन से जैसे ही क्वेश्चन आया सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं तो बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए, चर वाले रैखिक समीकरण, तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ये सबसे पहले मान लेते हैं लेट कर लेते हैं दो समीकरण। तो देखिए, जब भी दो रैखिक समीकरण मानना होगा, एक मानने के लिए तो ए बी सी लिख देते, लेकिन दो मानना है तो a1x लिखते हैं प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा से मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। अगर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे जानते हैं कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन समांतर होगा, समपाती होगा, या तीसरा कंडीशन होता है कि प्रतिच्छेदी होगा। तीन प्रकार के ग्राफ देखने को इसको मिलता है, तीन प्रकार के ग्राफ देखने को मिलता है। तो देखिए, प्रतिच्छेदी का कंडीशन क्या होता है? जब भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है थोड़ा सा वेट कर लें, तो प्रॉब्लम आ गया था। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो तीन प्रकार के हम लोग ग्राफ इसका देखने को मिलता है। तीन प्रकार के ग्राफ देखने को मिलता है। एक जो होता है, पहला हम लोग लिखते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा है। तो देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होता है? देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं प्रतिच्छेदी का मतलब होता है दो लाइन जो है, जो लीनियर इक्वेशन है वो एक दूसरे को क्या करता है, किसी एक बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। तो इसका कंडीशन कब क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होता है? जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है, अच्छे, प्रतिच्छेदी रेखाएं किस में केवल एक हल होता है। कितना? केवल एक हल, जिसको यूनिक हल भी कहते हैं, इसका एक ही हल होता है। दूसरा होता है समपाती। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा रेखा। समपाती रेखाएं का मतलब होता है, मान लेते हैं एक रेखा है, इसके ऊपर जब दूसरा रेखा आता है, इसी के ऊपर क्या होगा, दूसरा रेखा रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। जब एक के ऊपर दूसरा रेखा आता है तो उसको हम लोग समपाती कहते हैं। तो ये कब होता है? जब a1 बटे a2 बराबर होता है
यह जो अनुपात होता है B1/B2 के बराबर होता है C1/C2 के। इस केस में अगर हल का बात करें, इस केस में अगर हल का बात करें तो इस केस में अनेक हल होता है, अनगिनत होता है, इनफाइनाइट होता है, अनेक हल होता है। इस केस में क्या होता है? अनेक हल। तीसरा कंडीशन आता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं में क्या होता है? अगर दो रेखा एक दूसरे को जब भी कभी भी अगर प्रतिच्छेद नहीं करती है, दो रेखा एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद नहीं, कहीं कहीं कितना हो आगे बढ़ाते चल, जब प्रतिच्छेद नहीं करे उसको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। ये समांतर कब होता है? जब, ध्यान देना है, A1/A2 बराबर तो होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के, तभी जाकर दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, इसलिए इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ऐसे रेखा का कोई हल नहीं होता है। तो ये कंडीशन याद रखना, कोई हल नहीं का, ये अनेक हल होने का और ये केवल एक हल होने का। जब एक हल होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है, अनेक हल होता है कब? जब वो समपाती रेखाएं होता है तब। समांतर रेखाएं कब होता है? जब कोई भी हल नहीं होता है तब। तो ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार का अगर 1 to 5 में भी पढ़ रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। या 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हैं या 9-10 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं, सभी में ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट रखता है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन का। सबसे पहले यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आपको ये पता करने आना चाहिए कि इसमें A1, B1 और C1 का मान कौन है। इसमें किसी को भी A1 पर अगर पहला समीकरण को ही लेते हैं तो जो x y के आगे, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं है। जब x के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या छिपा हुआ रहता है? एक छिपा हुआ रहता है, मतलब A1 का मान कितना है? 1 है। जो x का गुणांक होता है उसको A1 लिखते हैं, जो y का गुणांक होता है तो y के आगे यहाँ पे क्या है? 2 है, तो B1 का मान 2 हो गया। C1 जो अचर पद होता है, अचर पद भी लिखते टाइम ध्यान देना है, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए अचर पद। अगर राइट हैंड साइड है तो पहले लेफ्ट साइड ले आएंगे, तब जाके लिखेंगे अचर पद, जो को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर C1 का मान कितना है? 4 है। चलिए अब दूसरा समीकरण में आते हैं। दूसरा समीकरण में जब हम लोग बात करेंगे, दूसरा समीकरण में यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। तो x के आगे क्या है? हमेशा माइनस साइन साथ में लेना है। तो A2 का मान किसको कहते हैं? जो x के आगे होता है, कितना है? -4 है। B2 का मान, तो B2 का मान कितना है? 2 है। और यहाँ से C2 का मान का बात करेंगे तो कितना है? -3 है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको ये चीज़ें लिखने आना चाहिए, तभी जाके अनुपात हम लोग चेक कर सकते हैं। अब चलिए अनुपात चेक कर लेते हैं। जब अनुपात हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले अनुपात किसका देखा जाता है? A1/A2 का। यहाँ से कितना? 1 क्या है? 1/-4। माइनस को हमेशा ऊपर में लिख लिया जाता है तो -1/4, कोई कटेगा नहीं, कटता है तो हम लोग काट के क्या करते हैं? लिखते हैं। वैसे ही B1/B2, B1/B2 का बात करेंगे तो B1 और B2 को देख सकते हैं समान मान दिया है, तो 2 क्या हो गया? 2। यहाँ पे 2 क्या हो गया? 2। ये कट जाएगा एक मरतबे, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। वैसे C1/C2 से इसको निकालने की अब जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि ये दोनों समान नहीं है। जैसे ये दोनों बराबर नहीं है, तीसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो 4 कितना? -3 हो जाएगा। माइनस को हमेशा ऊपर में लिख ले। देख सकते हैं पहले शुरुआत में ही यहाँ पे क्या है, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या हम बोले कि जब बराबर नहीं होता है तो कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी में केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेदी में क्या होता है? एक ही बिंदु पर, यहाँ पर लिखा ना, एक मूल बिंदु से होकर जाएगी, एक ही मूल बिंदु से होकर जाएगी, वे समांतर होगा। समांतर तो होगा नहीं, इसलिए समांतर के लिए क्या होता है? A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के। अब बराबर नहीं होता है, दोनों मूल बिंदु से होकर जाएगी। दोनों को दोनों बोल रहे हैं मूल बिंदु से होकर जाएगी। अच्छा, ये पासिंग थ्रू तो ओरिजिन बोल रहा है, ये तो ऐसे ही हो गया, समांतर तो होगा ही नहीं, मूल बिंदु से बोला जा रहा है। मूल बिंदु से देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है,
मूल बिंदु से कोई रेखा तभी पास करती है जब एक्स वाई रखे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मूल बिंदु होता है 0,0 को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? 0,0 को। तो अगर एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये 4 बचेगा, 4 0 के बराबर आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये मूल बिंदु से नहीं होके जाएगी। अगर यहाँ x की जगह 0 y की जगह 0 रखेंगे तो -3 बचेगा, ये 0 के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या है कि दोनों के दोनों कोई भी मूल बिंदु से भी होकर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मूल बिंदु के बारे में दे दिया है, तो मूल बिंदु से ये दोनों के दोनों नहीं जाएगी, एक भी नहीं जाएगी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट बताइए यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अप्लाई सिर्फ समांतर के लिए काम किया, समांतर नहीं है। बाकी ये दोनों हम लोग को चेक करना था मूल बिंदु से होकर जा रही है कि नहीं। मूल बिंदु से होकर कब जाएगी? जब यहाँ पर 0,0 रखेंगे और अगर वो 0 के बराबर मतलब आ जाता, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या हो जाता? बराबर हो जाता, तब हम लोग बोलते हैं कि वो मूल बिंदु से होके जा रही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? तो इस क्वेश्चन को भी देखने में बहुत लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है प्रीतम और राना एक गोलाकार खेल के मैदान में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेता है, जबकि राना 20 मिनट में चक्कर पूरा करता है। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु पर देखिए, जब भी कोई गोलाकार रास्ता है, जब भी कोई अगर गोलाकार रास्ता है तो गोलाकार रास्ता में अगर चल रहा है तो इस बात को ध्यान देना है कि जब वो गोलाकार रास्ता में चल रहा है तो ऑब्वियस है कि उसमें दिक्कतें कहाँ पे आएगा? दिक्कतें इसलिए आएगा वहाँ पे, चलिए यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं सबसे पहले, कि दोनों एक स्पीड से चल नहीं रहा है। इतना तो पता है कि एक को इसको पूरा चक्कर लगाने में ये 16 मिनट लगता है। मान लेते हैं कि ए है और एक बी है, दोनों एक ही बिंदु से शुरू कर रहा है लोग। ठीक, तो ये ए जो पूरा चक्कर लगाने में 16 मिनट है, ये 20 मिनट लग रहा है, मतलब 20 बी वाला क्या है? स्लो चल रहा है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी वाला क्या है? स्लो चल रहा है। अभी जब आपस क्या होगा? ए वाला आगे निकल जाएगा, बी वाला पीछे रह जाएगा। लेकिन फिर इसी बिंदु पर कब मिलेगा? जब एक चक्कर पूरा क्या हो जाएगा? ए वाला एक चक्कर अधिक लगा ले, किससे? बी से। अभी उसी बिंदु पर मिलने का है कि जब भी दोनों मिलेगा तो उस समय का समय जो होगा वो कितने समय के बाद दोनों फिर मिलेगा, यही बताना है। तो ऑब्वियस है कि एक 16 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहा है, एक 20 मिनट, तो उसके बाद फिर दोबारा मिलेगा लोग, तो ऑब्वियस है समय दोनों से अधिक होगा। तो इस केस में दोनों का क्या किया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। इस केस में दोनों का क्या होता है? एलसीएम होता है। जो उसका एलसीएम आएगा उतना ही समय बाद क्या होगा? दोनों आपस में मिलेगा। इसको बनाने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। हमको पता है कि पहला ये 16 मिनट में क्या होगा? आएगा 16 मिनट में पहले आएगा, एक चक्कर लगाएगा। ये बी पहला चक्कर कितना? 20 मिनट में लगाएगा। फिर ये दूसरा चक्कर फिर से 16 इसमें जुड़ जाएगा, 32 मिनट में 2 चक्कर हो जाएगा। और ये दूसरा चक्कर कितना? 40 मिनट में लगाएगा। ये आपस में अभी भी मिल रहा है क्या? जब तक समय समान नहीं होगा आपस में नहीं मिलेगा। ये तीसरा चक्कर कितना? बस 16 फिर से जोड़ दो तो 48 मिनट में तीसरा लगा लेगा, ये 60 मिनट में तीसरा लगाएगा। ये देखो अभी भी समय किसी का बराबर नहीं हो रहा है, तो 48 के बाद किस में 60वां चौथा चक्कर लगा लेगा। अब देखो जब तक ये 60 मिनट में मतलब 60 मिनट में 4 चक्कर लगा रहा है, तो ये 60 मिनट में कितना? 3 ही चक्कर लगा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों को दोनों फिर कितने देर के बाद मिलेगा? 60 मिनट में। इसलिए 3 चक्कर लगाने के बाद ये भी यही बिंदु पर पहुंचेगा और ए वाला भी 4 चक्कर लगाने के बाद इसी बिंदु पर पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों को दोनों 60 मिनट में क्या हो जाएगा? फिर से वापस ये लोग ए बिंदु पर इसी बिंदु पर मिलेगा लोग। मतलब ये दोनों का एलसीएम 60 जो आया, ये दोनों का एक्चुअल में क्या है? एलसीएम ही है। तो ये भी बोल सकते हैं 16 और 20 का जो एलसीएम होगा 60, ये 60 मिनट में दोबारा आपस ये अपने बिंदु पर मिलेगा। ठीक, इस तरह। अच्छे यहाँ पे हम गलती लिख दिए ना, 60 कैसे लिख दिए? दोनों बातें सोचे आता है, सोचे 64 होगा, नहीं समान नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है। अभी ये चौथा चक्कर कितना? ये 80 हो जाएगा। आइए 5वां चक्कर कितना? इसका 80 मिनट में। देखिए
ये 4 चक्कर में 80 मिनट है, ये समान हो रहा है, और ये 5 चक्कर में 80, ये 80 मिनट में 5 चक्कर लगा दे रहा है और ये 80 मिनट में 4 चक्कर लगा रहा है, और ये आपस इसी बिंदु पर मिलेगा, तो दोनों का एलसीएम जो होगा 80 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों आपस कब मिलेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी पूछे तो हमेशा दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इसके पहले जो सजाने वाला था पंक्ति में, उसके इसमें क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ये 2 प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में। कोई भी जनरल मैथ का जो एग्जाम होता है उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है वो है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताना है जो इतना इतना को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 10 और 11 बचे। तो देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना 550, 450, 777, 704 से विभाजित करने पर शेषफल इतना बच रहा है, तो वह सबसे बड़ी संख्या बताना है जो कि इसको अगर ये तीनों को भाग करते हैं तो तीनों केस में जो शेषफल बचेगा, एक में 9, पहला वाला में, दूसरा वाला में 10, तीसरा वाला में 11 बचना चाहिए। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग ऑप्शन का बात करते हैं तो वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना और इतना तथा इतना को विभाजित करने पर, ठीक है, वो संख्या ढूंढना है जो तीनों को विभाजित करने पर। तो देखिए, तीनों को जब विभाजित किया जा रहा है तो इससे छोटा ही संख्या होगा, इससे 12 तो होगा नहीं। तो 450 से 12 भी दे दिया है एक क्वेश्चन, 450 भी दे दिया है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। ये तो ऐसे ही ऑप्शन दोनों छट जा रहा है ना, और साधारण सा यहाँ पर दे दिया है 2 ऑप्शन, तो ऐसे ही छट जा रहा है। अब देखिए, इसका बनाने का तरीका, एक्चुअल तरीका क्या होता है। तो एक्चुअल तरीका ये होता है कि यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि सब तीनों का शेषफल समान तो नहीं, शेषफल को घटाने पर तीनों समान आएगा क्या, 450 नहीं, समान नहीं आएगा। इससे तो चलिए 63 एक ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसे चेक ही कर लेते हैं। अब देखिए, शेषफल पहला वाला का 9 बच रहा है, शेषफल 9 बच रहा है, तो शेषफल 9 तो पहले शेषफल को हटा देते हैं, 450 में से 9 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा। तो ये 450 में से 9 घटा देंगे तो 400 कितना बचेगा, तो 441 बचेगा। अब इस 441 जो है चेक करना है 63 से भाग लगेगा कहीं नहीं। अब देखिए, 63 से भाग लगने का मतलब क्या है, 63 का पहले गुणनखंड लिख लो। 63 7 गुने 9 लिख सकते हैं, 7 9 63 होता है ना। तो डायरेक्ट चेक कर लेते हैं 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर 7 से कटेगा और फिर 9 से चेक करना पड़ेगा 9 से कटेगा कि नहीं। ये देखो, 9 से चेक करने का तो बहुत आसान तरीका, अंक को जोड़ दो, 4 4 8 1 9, 9 आ रही है ऊपर, मतलब 9 से कट जाएगा। 7 से चेक करना है, 7 पचे 35, 7 चक 42, 2 बचेगा, 7 तरीका 7 से भी कट जा रहा है, मतलब ये सही है, पहला के लिए सही हो गया, ठीक है। अब 577 है, तो 577 में इसका शेषफल कितना है, 10, 10 माइनस कर दो तो 567 बचेगा। अब पहले चेक कर लेते हैं ये 9 से कटेगा कि 9 से चेक करने के लिए जोड़ देते हैं, 5 4 11 11 और 7 18, 9 से कट जाएगा 18, ठीक, ये 9 से कटेगा। अब 7 से भाग करके चेक कर लेते हैं, 7 8 56, 7 1 7 से भी कट रहा है, सही है, तो यही ऑप्शन सही की ओर जा रहा है। एक और बाकी है, चेक कर लेते हैं, 704, इसका शेषफल कितना 11, तो इसमें से 11 घटा देते हैं। तो अगर 11 घटाएंगे तो 693 बचेगा, तो ये 693 हम लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये 7 से कट रहा है कि पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 से तक भाग लग ही जाएगा, इसलिए ये 18 हो रहा है योगफल इसका, तो 9 से भाग लग जाएगा। 7 से चेक करना है, तो 7 से अगर चेक करते हैं 7 9 63, तो 6 बचेगा, तो फिर 63 आ ही जाएगा, 7 कटे बनते 7 से भी कट जाएगा। मतलब ऑप्शन से चलते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन को ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन चलिएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं, दूसरा तरीका क्या था कि ये जो निकल के आया, ये तीनों का हम लोग को क्या लेना पड़ता, एचसीएफ लेना पड़ता है। ये जो शेषफल को घटा देते हैं, शेषफल को घटा कर जो बचता है, यही तीनों का एचसीएफ ले लेते, तो ये सीएफ जो आता वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग ऑप्शन में चलेंगे, ऑप्शन से आसानी से हम लोग बता सकते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब आते हैं यहाँ पर बहुपद का बात किया जा रहा है, पॉलिनोमियल का बात किया जा रहा है। पॉलिनोमियल का कुछ कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। और ये कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हम त्रिघात कहते हैं। हम लोग जानेंगे किसके बारे में? क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका घात कितना होता है, जिसका डिग्री 3 होता है, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं। पहले त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है उसको पहले जान लेते हैं। जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इजिकल टू 0 होता है। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जनरल रूप होता है। देखिए इसका 3 केस बनता है। इनके बहुपदों का शून्य, जो अल्फा बीटा इसका जो होता है, इसको हम लोग शून्य कहते हैं, जीरोज कहते हैं। अल्फा बीटा गामा इसका 3 जीरोज होता है, 3 शून्यक होता है। तो बताया जाता है कि तीनों शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों का योग जो होता है वो कितना होता है? तो तीनों शून्यकों का योग याद रखना है -b/a होता है। तीनों शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a होता है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये तीनों का गुणनफल का योग जो होता है वो c/a होता है। तीसरा होता है तीनों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो होता है तीनों का गुणनफल जो होता है -d/a होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है त्रिघात बहुपद के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर इसका 3 शून्यक है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b। देखिए गुणांक ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो a है वो x³ का कॉफिशिएंट है, x का गुणांक है। जो b है वो x² का है, जो c है वो x का है, और d जो है वो अचर पद है। तो ये कॉफिशिएंट ध्यान में रखना है। चलिए आ जाते हैं। अब यहाँ पे पता चल ही गया क्या वो पूछा है, यही वाला चीज़, क्योंकि ये वाला चीज़ यहाँ पर पूछा हुआ है। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे अब लिख देते हैं कि ये जो बराबर होगा वो कितने के बराबर होगा? c/a के। कितने के बराबर होगा? c किसको कह रहे हैं? तो c x के गुणांक को कह रहे हैं। देखिए x का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है आगे में, लेकिन माइनस साइन दिया हुआ है। जब गुणांक कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है, और माइनस साइन है, इसीलिए c का मान क्या होगा? -1 होगा। c का मान कितना होगा? -1 होगा। बात कर लेते हैं a। तो a किसका गुणांक होता है? x³ का। तो x³ का आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब गुणांक कितना होगा? 1 होगा। -1/1 का मान कितना आएगा? -1 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आपको ध्यान देना होगा। और ये त्रिघात बहुपद के बारे में है। अगर कहीं पर अगर त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, उसके बारे में आएगा तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए ये जो अभी हम लोग TRE के लिए पढ़ रहे हैं, TRE 4 के लिए, सेम DLED जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन वो भी पूछता है। DLED जो इंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर कोई DLED का भी प्रिपरेशन कर रहा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। जो DLED का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो साइन थीटा का मान दिया हुआ है। साइन थीटा का मान दिया हुआ है, तो पूछा है कि tan थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 cot थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। देखिए रेशियो का बात करते हैं हम लोग। त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़ते हैं, 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़ने को मिलता है। त्रिकोणमितीय रेशियो की बात करते हैं तो मान कैसे निकलता है, तो समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमितीय रेशियो का मान हम लोग पढ़ते हैं। कैसा त्रिभुज के लिए? समकोण त्रिभुज के लिए, जिसका एक कोण क्या होता है?
एक कोण 90 डिग्री होता है, उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए, अगर किसी एक को थीटा मान कर हम लोग उसके सापेक्ष मानना पड़ेगा, तो अगर इस थीटा का सापेक्ष बात करेंगे तो थीटा का सापेक्ष के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं, ठीक। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। और जो बच जाता है वो बन जाता है, ये नहीं बोल सकते नीचे वाला आधार होता है। हम क्या बताएं, ये थीटा का सापेक्ष, जो थीटा का सामने होता है वो लंब होता है, 90 डिग्री के जो सामने होता है वो कर्ण होता है, और जो बच जाता है वही क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। लंब को हम यहाँ से L से दर्शा देते हैं, आधार को हम B से दर्शा देते हैं, कर्ण को हम S से दर्शा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं छेद और रेशियो का मान लिखते हैं। पहला होता है साइन, साइन थीटा का मान लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब जो है कितना है, L है, और कर्ण जो है H है। वैसे ही दूसरा रेशियो होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। इसको आधार को B से दिखाए तो B बटे H हो जाएगा। तीसरा होगा टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जो कि क्या होता है, तो लंब को हम लोग दिखा रहे हैं L से, L बटे B हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कॉट जो होता है, कॉट जो होता है, तो कॉट को ध्यान में रखना है। कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, मतलब 1 बटे टेन थीटा के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट टेन का उल्टा लिखते हैं तो ये क्या लिखा गया, B बटे L, मतलब आधार बटे लंब हुआ। वैसे ही सेक जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, सॉरी कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस को क्या लिखे है, कॉस को लिखे है आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार होगा, मतलब H बटे B हो जाएगा। वैसे ही एक आता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन को जो लिखे है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा H बटे L हो जाएगा। बस यही छेद रेशियो ध्यान में रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, और लंब आधार कर्ण पहचान में आना चाहिए। चलिए चलते अब क्वेश्चन पे। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये दिया हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा का जो मान दिया है M बटे L दिया हुआ है। ये बताइए साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटे, साइन थीटा का जो रेशियो होता है लंब बटे कर्ण होता है। हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गए, यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है, ये तीनों में रिलेशन क्या होता है कि अगर कर्ण निकालना रहे तो कर्ण बराबर जो होता है, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना रहे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। अगर लंब निकालना रहे तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा। तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है, तीनों में रिलेशन होता है लंब, कर्ण और आधार में। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए बाकी यहाँ पे टेन और कॉट का रेशियो दिख रहा है, और यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है लंब और कर्ण। तब हमको क्या पता करना है, तो हमको पता करना है आधार। तो आधार के लिए फार्मूला ये बता दिए कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ से n हो जाएगा, और लंब कितना है, m है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। क्लियर है। अब आ जाते हैं, जब ये आधार लिख लिया तो हमको टेन और कॉट चाहिए ना, तो टेन थीटा का फार्मूला हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है, m है, और आधार कितना था, आधार यहाँ से निकाल चुके हैं, लंब बटे आधार, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। और क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो कॉट थीटा बराबर, ऐसा अगर कॉट का देखते हैं तो कॉट थीटा बराबर, तो कॉट को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आधार, इसका उल्टा होता है तो यहाँ पर उल्टा लिख लेते हैं, n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। बस यहाँ से सिंपल हो गया। अब यहाँ पर मान रख देते हैं जो निकालना है, तो टेन थीटा पहले यहाँ पर लिखते हैं। टेन थीटा का मान कितना है, m
डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, आप प्लस में 4, इसका भी इनका जोड़ बनाएंगे। नीचे वाला का भी लिख लेते हैं, 4 गुने कॉट थीटा का मान, तो कॉट का मान क्या है, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस 1, इसका भी इनका जोड़ नीचे बना लेते हैं। देखिए नीचे का यहाँ पर भी एलसीएम सेम ही होगा, यहाँ पर भी एलसीएम सेम ही होगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यहाँ पर आएगा m प्लस 4 इंटू रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे m आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m हो जाएगा। अब यहाँ पे पलट जाता है नीचे वाला, तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ से बचेगा क्या, m प्लस 4 इंटू रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर गुने, ये पलटेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऊपर में m डिवाइडेड बाई 4 रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ठीक। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, गुना करके चेक करते हैं। यहाँ से m से गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4m इंटू रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इससे गुना होगा तो देखिए ये 4 है तो 4 तो रहेगा, और ये सेम चीज़ है, रूट अंडर n स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पर भी रूट अंडर n स्क्वायर m स्क्वायर है। जब सेम चीज़ है तो यहाँ पे रूट से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बचेगा, और जब m से गुना होगा तो m इंटू रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ सिंप्लीफाई हो गया कि कट रहा है कि नहीं। यहाँ पर बचा है m स्क्वायर प्लस 4m रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 4 से गुना हो जाएगा तो 4n स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। यहाँ पर तो कुछ भी सिंप्लीफाई तो लग नहीं रहा है कि होगा, हो सकता है हर परमीकरण करे तो सिंप्लीफाई हो जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि कोई आंसर आने वाला है। इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मान सोचिए जिसके लिए इसका मान आसान हो जाए, कोई एंगल का मान रख के इसको निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए थीटा बराबर 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होता है 1, cot 45 का भी मान 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 4, नीचे में यहाँ पे 4 प्लस 1, तो 5/5 1 आएगा। मतलब इसको अगर थीटा का मान 45 डिग्री मानते हैं तो ये यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर यहाँ साइन 45 डिग्री का मान देखते हैं तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 बराबर क्या हो रहा है, m/n हो रहा है। तो यहाँ से तिर्यक गुना करेंगे तो n बराबर क्या आ रहा है, √2m निकल के आ रहा है, n बराबर क्या आ रहा है, √2m। अब यहाँ पे ऑप्शन में रखते हैं n के जगह √2m। अगर यहाँ पे m के जगह √2m रखते हैं तो यहाँ पर रखने से भी कोई सिंप्लीफाई 1 आना चाहिए। इसका मान कितना आया है, 1 आया है। अगर इस ऑप्शन में भी रखते हैं तो ये नहीं आएगा 1 के बराबर। अगर इस ऑप्शन में रखते हैं n के जगह √2m तो ये निगेटिव में आ जाएगा, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे भी ये सिंप्लीफाई करने से नहीं आ रहा था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए यही मेथड अप्लाई करना है। थीटा का मान यहाँ पे क्या करना है, कोई रख देना है जो आसान बना दे, और वही थीटा का मान रख के यहाँ पर रिलेशन चेक कर लेना है, और उस रिलेशन को ऑप्शन में रखना है और चेक करना है कि ये 1, ये जैसे 45 डिग्री पर 1 आ रहा है तो इसमें कौन 1 आ जा रहा है। अगर नहीं आएगा कोई भी ऑप्शन में से तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, कि 2 शायद क्वेश्चन है, हम लोग देख कर ही आज खत्म करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा होगा तो चलेगा, लेकिन हम लोग कंप्लीट करना है। अभी ये जो क्वेश्चन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है। यदि समांतर श्रेणी की nवां पद दिया हुआ है तो पहले 3 पदों का क्या करना है, योग निकालना है। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ दिया हुआ है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको AP शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं।
समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। एपी किसको बोलते हैं? जो भी पद, मान लो कि यहाँ पर 2 है, 3 है और 2 है, 5 है और यहाँ पे 8 है, तो ये एपी में कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो ये कब कोई श्रेणी एपी में कहलाता है? जब ये इसका अंतर समान हो। जैसे 5 में से 3 2 घटेगा, 3 बचेगा, 8 में से 5 घटेगा 3। जब इसका अंतर समान होता है तो उस वैसा श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, इसके बारे में और आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग लेकर चलते हैं। एनवा पद को हम लोग एन से दर्शाते हैं। एनवा पद कितना दिया है? 2n+1। तो पहले 3 पदों का योग बोला है, तो पहला पद निकाल लेते a1, तो n की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1+1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आएगा। a2 निकाल लेते हैं, तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 × 2+1 तो 5 हो जाएगा। a3 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर n की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 लगे 6 1 7। तो अब जैसे कि ये 3 पद निकल चुका है, इसी का योग बोला है निकालने के लिए, a1 + a2 + a3। 3 पदों का योग कितना हो जाएगा? 3 + 5 + 7। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 3 8, 8 और 7 15। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, तब आज इस सेशन को अंत करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक, 2 त्रिभुज का बात हो रहा है, ABC और DBC का आधार BC है। आधार BC है तथा BC के विपरीत दिशाओं में 2 त्रिभुज है। विपरीत के BC के विपरीत दिशाओं में देखो, यहाँ पर दोनों में कॉमन भुजा क्या है? BC है। दोनों का जो कॉमन भुजा है वो BC है। तो पहले सबसे पहले BC बनाते हैं। यहाँ पे ये हो गया BC, ठीक, B और C। एक त्रिभुज बनाना है ABC, यहाँ पे A बना दिए। एक बनाना है BCD, अपोजिट दिशा में बोला है, दोनों त्रिभुज है। विपरीत दिशाओं में क्या? BC के विपरीत दिशाओं में दोनों त्रिभुज है। विपरीत के विपरीत दिशाओं, अपोजिट साइड ऑफ BC, सेम बेस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ BC। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक D आएगा। यदि O विकर्ण AD तथा BC का प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो यहाँ पे AD को अगर ड्रॉ करते हैं तो ये कहाँ पे? यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये O है। तो अब इसमें बोला है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। अब देखिए, जब ये 2 त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों का ये बेस समान है, ये दोनों का ये बेस क्या है? समान है। और बोला है कि विकर्ण AD, ये दोनों का दोनों त्रिभुज का विकर्ण है AD और BC को बिंदु O पर यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दोनों भुजाओं का क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर पूछा गया। अब जब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि विपरीत दिशाओं में है ना दोनों त्रिभुज, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। और इस बात को भी अब ध्यान देना है, ये डायरेक्ट याद भी रखना है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो, कि ये तो अगर दोनों का क्षेत्रफल का बात करें, जब समान बेस होता है, जब क्षेत्रफल का बात करें, क्षेत्रफल हमेशा इसमें इसका जो है वो AO है ना, तो इसका ऊपर में ABC त्रिभुज में AO आ रहा है, तो ऊपर में AO रहेगा और नीचे में यहाँ पर DO आ जाएगा। यही इसके अनुपात के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन का एक्चुअली जो आंसर होगा B होगा। अगर इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप क्लास 10th का बुक उठाकर उसका डेरिवेशन देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछा गया था, आपको डेरिवेशन यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो ऊपर वाला त्रिभुज में ये जो OA लेंथ आ रहा है, ये ऊपर में आ जाएगा, OD जो है नीचे में आ जाएगा। तो यही इसका अनुपात के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। इसी प्रकार से आपको डेली क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चन का उस हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग का सब क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करते रहेंगे और इससे आपको क्या हो जाएगा? मैथ में किसी प्रकार का आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब अगर लगातार इस चैनल को आप फॉलो करते हैं तब
चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं।